सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, एक जानिब तो सर्द फजा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP और JUI के दरमियान है। PDM क्या टूट रही है? PDM तो ऐसा नहीं कहती, नून लीग भी कहती है कि PDM नहीं टूट रही, JUI का भी मौक़िफ़ यही है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं की जानिब से, उन्होंने कहा कि जब शोकॉज नोटिस दिए जाते हैं एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात की तरफ से और इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया जाता है तो इत्तेहाद बरकरार नहीं रहता। जब इत्तेहाद बरकरार नहीं रहता और अपोजिशन का इत्तेहाद जब बरकरार ही नहीं रहेगा तो वो हुकूमत को टफ टाइम कैसे देगा? पहला सवाल तो ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी ऑफिशियली अलग होने का ऐलान नहीं कर रही है, लेकिन ज़रूर ये कहा है पीपल्स पार्टी ने कि इसी से इजलास के बाद हम अपना अगला लाहे अमल दे देंगे, तो क्या वाकई PDM जो है वो है, PDM बरकरार है और आगे भी रहेगी? और ये PDM अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमत को किस तरह का टफ टाइम देगी? और दूसरी बात, जो अब एक दूरियां दूर हो रही हैं वो है हुकूमत और अपोजिशन में। ज़ाहिर है इंतखाबी इस्लाहात करनी है, दीगर मामलात हैं, मईशत के हवाले से भी हुकूमत की कोशिश ये है कि अपोजिशन को जो है वो बिठाया जाए, बातचीत की जाए। तो अब ये जो एक बर्फ़ थी वो पिघलने लगी है। कल जो ख़त लिखा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को, तो उस पर भी उन्होंने मुस्बत पेशरफ दी है, वो जेल में रहकर ही सारे मामला संभालेंगे। तो आगे क्या होने जा रहा है, इसलिए बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिद्दीक साहब, आपकी परमिशन से मैं चाहूँगी शौकत साहब से ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करूँगी, दीगर मेहमान में आगे जाके ज्वाइन करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हमारे पास आएगा। शौकत पराजा साहब, ये तमाम एपिसोड जो हुआ, PDM बनी 6 महीने से कम अरसे में एक तरह से ये टूट भी रही है। अभी पीपल्स पार्टी अलग तो नहीं हुई है, लेकिन ANP ने बाकायदा अलग होने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी कहती है इसी से इजलास में फैसला कर लेंगे, फिर हम अपना अगला लाए अमल दे देंगे। लेकिन अगर जमातों को शोकॉज नोटिस दिए जाते हैं उसके बाद का इत्तेहाद कायम रह सकता है? और आपको ऐसा लगता है कि सियासी जमातों के इत्तेहाद में इस तरह की शोकॉज नोटिस देने चाहिए? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये सियासी जमातों का इत्तेहाद वो इत्तेहाद है जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातें शामिल हैं। इसमें फार राइट की जमात भी JUI शामिल है और फार लेफ्ट की ANP या पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो पहले तो इनको एक सियासी जमात, एक नज़रिया नहीं समझना चाहिए, इनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मिनिमम कॉमन एजेंडा पे ये शामिल हुई थी इत्तेहाद में, जिसका मकसद PTI की गवर्नमेंट का खात्मा है। सो वन थिंग शुड बी क्लियर कि दे आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो शो कॉज नोटिस वाली बात है, मैं समझता हूं कि कोई सियासी जमात चाहे उसकी 2 सीटें हों या 100 सीटें हों, इत्तेहाद हमेशा बराबरी की बुनियाद पर होता है। इत्तेहाद एक दूसरे के एहतराम की बुनियाद पर होता है। इत्तेहाद ये होता है कि आपका एक कॉमन एजेंडा है, आप उस पर चलें। लेकिन ये शो काज नोटिस देना, ये मेरे लिए भी जो जिस हैरान कुन तरीके से आप बयान कर रही हैं सुमैया, उसी तरह से मैं भी हैरान हुआ था कि हाउ इट्स पॉसिबल कि इत्तेहाद में शामिल एक जमात जो आपको इतनी एरोगेंट समझे कि दूसरी जमात को वो शो कॉज नोटिस जारी करे। लेकिन फिर हमने दूसरे दिन देखा शायद खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे थे कि नहीं, हमने शो कॉज नहीं दिया, हमने तो को अपनी उनकी राय मांगी है, वजाहत मांगी है, वजाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वजाहत मांगी है। शोकाज और वजाहत, शोकाज से तो थोड़ा माइल्ड करके वजाहत आ गई, लेकिन वजाहत भी किस तरह एक सियासी जमात दूसरे से मांग सकती है? देखे ना, तारड़ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो एक तनाज़ा चला, अब सिद्दीकुल फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। तारड़ साहब तो खुद जनाब सेनेटर बन गए पंजाब से। PTI वालों ने अगर वो अनअपोज हुए तो PTI की सपोर्ट आई थी ना उनको। और वही बात रज़ा गिलानी साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने तो उनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट आ गई। तो अब पीपल्स पार्टी ये वजाहत मांगे या शो काज मांगे कि जी आपने क्यों PTI के साथ एडजस्टमेंट की थी पंजाब में, और आप तो PTI बैक्ड सेनेटर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। सही बात है। लेकिन
पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं की, एएनपी ने ये बात नहीं की। असल बात यह है कि पीडीएम का सरबराह इजलास होगा, जब भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने देखें अभी तक कोई बात नहीं की। अब्दुल गफूर हैदरी साहब बात करते रहे हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब खामोश हैं। जब मौलाना साहब बोलेंगे फिर पता चलेगा कि पीडीएम है किस हालत में है। सही है, और अभी मौलाना साहब बीमार भी हैं, तो हम उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ गो भी हैं कि जाहिर है वो सेहतयाब हों। उसके बाद उनका एक ऑफिशियली बयान भी आए, जाहिर है वो सरबराह हैं पीडीएम के। लेकिन मैं चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि पीपल्स पार्टी अपनी राहें जुदा कर रही है पीडीएम से। ये इजलास वाकई इसके इजलास में ये फैसला होगा, उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। ये बताइएगा कि क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी, क्या एएनपी की तरह वो भी पीडीएम से अलहदा हो जाएगी या आप साथ लेके चलेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11 तारीख है वो सीसी की मीटिंग है, और सीसी की मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है अपने फ्यूचर के अमल के ऊपर के हमने क्या करना है। पर्सनल राय तो और किसी की अपनी, आप टॉक शो में भी देख रहे हैं, मेरी अपनी पर्सनल राय होगी, बाकी दोस्तों की अपनी पर्सनल राय होगी। लेकिन एज ए पार्टी हम 11 तारीख को सीसी की मीटिंग में फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन वो फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर कुंडी साहब? क्या अब इतनी गुंजाइश रही है कि आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम दें, या कोई एक अलग तहरीक होगी पीपल्स पार्टी, एएनपी या और किसी और जमात की? गुंजाइश तो मैं समझता हूँ कि एमएलएन के दोस्तों ने नहीं छोड़ी। नवाजी साहब ने शोकाज नोटिस इशू करना शुरू कर दिए। हम किसी के मातहत नहीं है, न मातहत इदारा किसी के हमें कोई शोकाज नोटिस दे, और हम इसके जवाबदेह भी नहीं है। जमाते हैं पीडीएम में, हर किसी की अपनी एक शनाख्त है, और हम ये नहीं है कि मौलाना साहब को भी चाहिए था कि इस चीज को जो है वो एक रोल प्ले करते एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने भी खाका नवाजी साहब को एक इख्तियार दिया शोकाज नोटिस इशू करने का, जो हम उसके जो है शोकाज के हम इस पे वो नहीं है कि हम उस पे शोकाज नोटिस का जवाब दे या न दे। हम पीडीएम किस किस्म के मातहत जमात है न कुछ है। एएनपी ने फैसला किया, उन्होंने वॉक आउट किया किसी रवैये के ऊपर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 तारीख को एक हमारे बॉस। लेकिन फैसल साहब, नैयर बुखारी साहब ने जो आज बात कही है कि लॉन्ग मार्च तो होगा और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा, तो यानी कि हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी रहेगी और लॉन्ग मार्च में भी जो है वो हिस्सा लेगी। लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे ना। अब वहाँ पर लॉन्ग मार्च जो पिछली पीडीएम की मीटिंग में फैसला किया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया, किसके कहने पे किया गया ये हमें भी नहीं पता क्यों। अचानक इस्तीफों की बात क्यों हुई, जो कि पहले से क्लियर थी कि हम अगर हुकूमत खत्म करनी है, अदम हमारा पहला ऑप्शन था, और अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो हम कामयाब कर सकते हैं अदम एतमाद की तहरीक। जिस तरह हमने यूसुफ गिलानी साहब को सेंटर बनाया, इस तरह हम पंजाब में भी और सेंटर में भी अदम एतमाद की तहरीक जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अचानक आगे इस्तीफों की बात, जो कि आखिरी ऑप्शन थी, अब यह हमें पता नहीं है कि मुस्लिम लीग के दोस्तों को और जेयूआई के दोस्तों को किसने कहा कि आप इस्तीफों के ऑप्शन रखें लॉन्ग मार्च के साथ, क्योंकि पहले से किसी एजेंडे में ये बात नहीं थी। तो अभी अदम एतमाद के ऑप्शन पर बात की जा सकती है? क्या आप लोग अपने इजलास में ये फैसला भी करेंगे कि ठीक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर बात कर लें और अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन रखें? जमातें इकट्ठी होती हैं और बिल्कुल अदम एतमाद की ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। अदम एतमाद अभी भी हो सकता है। पंजाब सबसे अच्छा टारगेट है। कल आपने रात को देखा होगा, पंजाब के एक सूबाई वजीर ने खुद कहा कि पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है। और कल जहांगीर तरीन की जो हियरिंग थी उसमें जो पंजाब के एमपीएस गए हुकूमत के खिलाफ है तकरीबन, तो सबसे आसान टारगेट हमारे पास पंजाब है, और पंजाब के फौरन बाद मरकज में भी अदम एतमाद की तहरीक निकल। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, यही वो बात है, अभी भी पत्ते हाथ में हैं। अगर आप लोग तमाम ऑपोजिशन की जमातें ये लड़ाई ख़त्म करें, बैठ के इख्तलाफात दूर करें, हो जाते हैं नज़रियाती इख्तलाफ, आज मैं भी यही बात कहती हूँ, लेकिन जो एक आपने आवाम को उम्मीद दिलाई थी कि जो भी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं उनको हम उजागर करेंगे, हम एक इस हुकूमत को घर भेजेंगे, यहाँ तो मामला अपने अपने घर जाने का हो गया। पहले इस्तीफे लेने का मामला था, फिर इस्तीफे देने का मामला हुआ, और अब तो टूटने लगी है पीडीएम। इस टूटती हुई पीडीएम को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून अब क्या करने का सोच रही है? शुक्रिया समिया रिजवान साहिबा।
पहली बात तो ये आपने जो दुआ की है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के हक में जी, मुझे लगता है कबूल हो गई है और मौलाना साहब अगले 2-3 दिन में सेहतियाब होके अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अच्छी बात तो शुक्रिया आपकी दुआ का। सही। दूसरी बात यह है कि पीडीएम से निकल जाना, यानी अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो ये तो बड़ा आसान है, या कोई और पार्टी निकलती है, या पीडीएम को तोड़ना बड़ा आसान है। पीडीएम से एएनपी के निकलने से पीडीएम तो नहीं टूटी। मैं तो ये समझता हूँ कि एएनपी को भी वापस आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, ये शोकाज का नाम खुद गिलानी साहब ने दिया है, कोई शोकाज जारी नहीं किया गया। एक खत लिखा गया है कि आप बताइए, वजाहत कीजिए कि आपने ये क्यों किया। सर ये शोकाज का नाम भी खाकान अब्बासी साहब ने लिया था, किसी और ने नहीं लिया था। नहीं 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 नहीं, ये कोई उसके ऊपर अगर शोकाज लिखा हुआ है बाकायदा तो बता दें। नहीं, शोकाज का लफ्ज जो बोला था वो खाकान अब्बासी साहब ने बोला था, ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब से सुना था कि उन्होंने कहा मुझे मैंने कल ये पूरा शॉर्ट चलाया अपने प्रोग्राम में, मैंने दोनों शॉर्ट चलाए उनके कल खाकान अब्बासी साहब के। आपको मैं मना कर सकता हूँ? नहीं सर, मैंने कोई अल्फाज थोड़ी डाले उनके मुंह में, आप कैसी बातें कर सिद्दीक साहब। अच्छा चलिए, हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात की है ना, हाँ, कि देखिए ये जो 26 से 12 निकात की समरी जी, आइन, कानून, मीडिया आज़ाद, यहाँ की पार्लियामेंट की बालादस्ती, अवाम की मुश्किलात का हल होना, उसके लिए जिस हुकूमत ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है उससे गुलू खलासी ज़ाहिर है, और उसके लिए आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना ये बड़ा मुक़द्दस और बड़ा रियासत पाकिस्तान और आवाम का एक दोस्त प्रोग्राम है। इसका उसूल ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मिल बैठ के अब भी, जैसे आपने कहा ना पत्ते हाथ में ही हैं, मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि मिल बैठ के ये जो तलखी पैदा हुई है इसको हल किया जा सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त, जो जाहिर है शाइस्तगी का तकाजा है कि हम अपनी ज़ुबानें जो हैं उनको हुदूद के अंदर रखें, अपने रिमार्क्स को भी शाइस्ता रखें। बिस्मिल्लाह तो 4 मार्च को जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाई, लेकिन सिलेक्टेड के अल्फाज आप लोगों की तरफ से भी इस्तेमाल हुए। पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड कहने के अल्फाज आप लोगों ने भी इस्तेमाल किए। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, नहीं, मैं 4 मार्च को जो कुछ आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया उसमें फिर उन्होंने ये भी कह दिया जी कि मेरा एक बेटा है, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि ज़्यादा जो मामलात शुरू हुए पीपल्स पार्टी से शुरू हुए, जरदारी साहब के बयान से मामला शुरू हुए, लेकिन बात ये थी कि उन तक जो चीज़ें पहुंची, जो कुछ मियाँ साहब ने कहा, उस पर पीपल्स पार्टी कहती है कि जरदारी साहब का तो वो रद्द अमल था। नहीं, मियाँ साहब ने कोई, मियाँ साहब की बात अगर वहां से आउट हुई या कोई ऐसी बात थी तो वो कोर्ट कर देते। वह इस्तीफों की बात थी तो इस्तीफों का मामला जो है वो आगे हल भी हो सकता था। जैसे पीपल्स पार्टी ने फिर भी कहा कि जी हमें CEC में पेश करेंगे, उन्होंने मोहलत मांगी, तो किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा जी नहीं। मैं ये सिर्फ अर्ज करता हूँ कि ये मामला अब भी अगर हम सब पीपल्स पार्टी समेत अपने इस एजेंडे से मुखलिस हैं जो PDM का है, तो फिर हम में टूट फूट नहीं होनी चाहिए। शिकवे शिकायत बैठकर दूर कर लें। रह गई एक बात बड़ी ज़रूरी आपने जो की कि तारड़ साहब जो पंजाब में सीटें मिली तो PTI का ताउन, देखिए पंजाब में ये हुआ कि PTI तो तरमीम करना चाह रही थी ना, उसको ज़्यादा ख़तरा था। जितनी हमारी सीटें बनती थी हमारी स्ट्रेंथ के लिहाज से, वही हमारी सीटें, हमने कोई एक सीट फालतू PTI का वोट लेके नहीं ली। यहाँ जो एतराज़ है कि जब हमने गिलानी साहब को पूरे वोट दिए, फिर उसके बाद चेयरमैन को पूरे वोट, उनके को पूरे वोट दिए, उनकी अपनी पार्टी के 7 वोट, जो उनके अपने बकौल के जी हमारे लोग हैं, हमने उन्हें कहा यहाँ मोहर लगाएं आप 7 ताकि पता चले आपने वोट अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही दिए हैं। वो प्रिजाइडिंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए। हमने तो वोट दिए, लेकिन जब इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन जो जिसका वादा बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और हमारे भी, की बात ये यहाँ पर सेनेट के निश्चित लीडर ऑफ दूसरों के वोट लेकर एक पॉइंट ले लें, उसके लिए आपने आवाम को बेवकूफ बनाया। आप लोग PDM लेकर आए थे आवाम के लिए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उस PDM को क्यों तोड़ने की कोशिश की? इख्तलाफात क्यों हैं? सीटों के लिए।
सेनेट की नशिस्त के लिए, ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त के लिए। ये क्या किया आप लोगों ने आवाम के साथ? नहीं, हमने तो सीटों पे झगड़ा नहीं किया, हमने तो कहा अपना वादा पूरा करें। वही बात हो गई ना, काम तो यहाँ से पकड़ो या वहाँ से जब तक ये मामलात नहीं करेंगे, सुने, जब तक मामलात दुरुस्त नहीं होते, टूट फूट और इस तरह की बातें करते हैं, आपको भी, गवर्नमेंट वालों को भी और लोगों को बातें करने का मौका तो मिलेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर हम सब अक्लमंदी का, दानिशमंदी का, वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा करें तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी और PDM के मकासद जो हैं वो पूरे हो जाएंगे अगर हम इकट्ठे रहें और इस एजेंडे के लिए। और ये अगर आप लोगों ने 2.5 साल में कर लिया तो कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तो हुकूमत की मुद्दत ही पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब। प्रोग्राम में वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से बात करेंगे, वायरस फैल रहा है, वैक्सीन के हवाले से हुकूमत क्या प्लान कर रही है, बहुत सारी डिस्कशन हम इस ब्रेक के बाद करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस पर बात करने से पहले कहाँ मामला है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ, वो है उमरकोट से। खबर ये थी करोड़ों रुपए मालियत की 3 मन 13 किलो की आला क्वालिटी की चर्च पकड़ी गई और ये थाना टलही की खातून SHO हैं जो खुशबख्त शबाना और उनकी टीम, जिन्होंने आला कारकर्दगी दिखाई जिस पर उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि खातून SHO को उनकी मुअत्तली का परवाना थमा दिया गया, जिस पर लोगों को खासी हैरत हुई। हुआ कुछ यूं कि चंद रोज़ कबल ही ये पुलिस खातून SHO खुशबख्त शबाना ने एक खुफिया इत्तला पर एक गाड़ी को रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ से 133 किलो चर्स बरामद की गई, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बदले में जो उनको मिला वो था मुअत्तली का परवाना। तो ये मामला क्या हुआ, हमारे नुमाइंदे दिलीप कुमार हमारे साथ हैं, पहले जरा उनसे तफसीलात लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। दिलीप, ये क्या मामला हुआ, ये क्यों मुअत्तली की गई अवार्ड देने के बजाय खातून SHO को? जी बिल्कुल, तारीख में आपने जो है वो पहली बार सुना होगा कि किसी खातून SHO जिसने काम किया है उसको अवार्ड देने के बजाय मुअत्तली का नोटिस थमा दिया जाए। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उमरकोट की ताली के थाने में जो मुकर्रर लेडी SHO खुशबख्त शबाना की, जिन्होंने जो है कुछ ही दिन पहले एक खुफिया इत्तला पर अपनी टीम के हमरा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की थी। उसमें 133 किलो चर्च जो बरामद की थी, जिसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए बताई जाती है। कार्रवाई एक स्नैप चेकिंग के दौरान की गई थी, जिसमें जो वो 3 मुल्जमान में से एक मुल्जमान जो था उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जो मुल्जमान थे वो जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आए हुए थे। इसी हवाले से जो है जी हाँ, इसी हवाले से जो है इनको जो है सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड जो है वो उनकी मुअत्तली करने की जो सबसे बड़ी वजह जो है वो जराए से हमको ये भी मालूम हुआ है कि जो है वो मिसकंडक्ट थी, यानी कि जो चलें अब उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ खुशबख्त शबाना साहिबा मौजूद। दिलीप, आपका शुक्रिया। SHO हैं जिनके साथ ये सारा मामला हुआ। बहुत साहिबा, ये क्या मामला हुआ, आपने इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई की, इस पर तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए था इदारे की जानिब से, ये मुअत्तली क्यों की गई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल मैं मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने इतनी बड़ी कार्रवाई की और इसको इतना हाई लेवल तक लेकर जा रही है सोशल मीडिया भी और हमारे चैनल्स भी, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस चीज को वायरल किया जा रहा है। ये हकीकत है कि मैंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और एक बीइंग अ लेडी ऑफिसर मैंने टाली जैसे इलाके में, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से 45,000 लोग रहते हैं इस एरिया में, तो गांव जैसा एरिया है, वहां पर मैंने ये कार्रवाई की है। और इससे पहले भी काफी कार्रवाइयां करती रही हूँ मैं, मेरी वर्किंग रही, आप रिकॉर्ड बड़े चेक कर सकते हैं। ये कार्रवाई की है मैंने, और मुझे एक स्पाई इंफॉर्मेशन मिली थी असल में। अच्छा जी, स्पाई इंफॉर्मेशन के तहत जो है मैंने अपनी टीम को साथ लिया कि भाई इस तरह कोई शख्स वगैरह आ रही है और आप देखें फला ये कोरे गाड़ी है और इसमें मंशियात है, आप इसको चेक करें। तो हम लोग तो वैसे भी गश्त नहीं होती हूँ मैं ज्यादातर, तो गश्त के दौरान जो है रात को जब हम गश्त पर थे तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था। टाइम तो एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, तो ये नहीं कि 9:30 था या 10:30 था या 11:15, यानी रात का टाइम था। जब हम स्टेप चेकिंग पे खड़े हुए थे तो हमें इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिली
मैंने अपनी टीम के साथ मैं वहाँ खड़ी थी अपनी टीम के साथ, तो मैंने कहा कि गाड़ी आ रही है, उसको रुकने का इशारा किया हमने कि गाड़ी को रोकना है, इसमें सुना है कि कोई मंशियात वगैरह है। बस हमने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया ही था तो उसने वहीं से स्पीड लगाई। अच्छा। स्पीड में भागी गाड़ी तो हमें उस पर शक हो गया। हमने अपनी जो पुलिस मोबाइल है उसमें उसको चेस किया। चेस करके हम लोग आगे जाकर जैसे ही पहुंचे तो वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी को ले गया झाड़ियों की तरफ। अच्छा। कच्चे में उतार के ले गया और उसने सारी लाइट वगैरह अपनी बंद कर दी। तो बस जब हम वहाँ पहुंचे तकरीबन हमने पहले तो 10-15 मिनट वो गाड़ी को सर्च करने में लगे रहे कि भाई अंधेरा है, हर चीज बंद है और गाड़ी यहीं कहीं हमें ये पता था। उसको सर्च किया, फिर आखिर हमें गाड़ी मिल गई। तो गाड़ी में जो है जब हमने देखा खोल के तो उसमें वाकई सर्च थी। तीन अपराध उसमें थे, जिसमें से एक जो है वो पीछे शायद दरवाजा ना खुलने की वजह से वो ना भाग सका। अच्छा। और एक ड्राइवर और जो रमजान किशकोरी था वो भाग गया। अच्छा जी। तो इससे मेरे ख्याल से गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला, इसलिए हमारे हाथ से आ गया जो रिजवान किशकोरी है। तो बहरहाल हमने जो है वो सामान अपनी कस्टडी में लिया, गाड़ी को भी लिया। तो वो शख्स अभी तक गिरफ्तार है या वो छूट गया है SHO साहिबा? नहीं गिरफ्तार है, रिजवान किशकोरी जो है वो गिरफ्तार है। अच्छा। तो SHO साहिबा ये क्या 62 लोग हैं, क्या वजह क्या हुई, आपको कुछ पता चला? कोई रीजन दिया गया आपकी मौतली का? मौतली का रीजन तो मुझे नहीं, मैं इसका जो है ना कसूरवार मैं अपने बाला अफसरान को भी नहीं दूंगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो हमें जो है जाहिर शाबाशी भी दी इतनी बड़ी कार्रवाई करने पर। अच्छा। अवार्ड वगैरह देने का भी कहा और वादा किया, हमें बहुत शाबाशी दी, अप्रिशिएट किया हमारे काम के लिए। सही। लेकिन कुछ 62 लोग हैं वहाँ पर जो अपनी सियासत चमकाने की गर्ज से जो है उन्होंने शायद प्रेशर वगैरह कोई आया होगा उनके सियासी लेवल के हिसाब से। तो उसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि इलाके के कुछ इस तरह के लोग हैं या मैंने MPS की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ वहाँ जो इलाके के कुछ इस तरह के 62 लोग होते हैं उनका प्रेशर शायद था। अच्छा। कि भाई किसी तरीके से ये हमारी डील वगैरह हो जाती, हमने डील करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि मैंने उनकी डील को ठुकरा दिया। तो अगर उनका करोड़ों का सामान जा रहा है तो उन्हें तो गुस्से में फिर कुछ ना कुछ करना ही है ना, मुझ पे एलिगेशन भी लगाने के ये है वो है। तो हमारे DSP साहब को भी जो है ना गलत इंफॉर्मेशन मिली कि सामान इतना था इतना नहीं था। तो कोई नहीं, वो होती रहती है, हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो खुद इस चीज का कहती हूँ। अच्छा, आपको तो मालूम होगा वो कौन लोग हैं, आप कह रही हैं कि वो होते हैं कुछ इलाके के 62 लोग होते हैं, क्या आप उनके नाम सामने लेकर आएंगी? क्योंकि जाहिर है यहाँ पर तो आपकी अपने डेजिग्नेशन पर बात आ रही है, आपको मुअत्तल करने की बात हो रही है, तो क्या आप उन लोगों के नाम सामने लेकर आएंगी? कौन लोग हैं ये? नाम इंशाल्लाह इंक्वायरी चल रही है, अगर फेयर इंक्वायरी हुई तो उनके नाम भी सामने आ जाएंगे और सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सियासी सरपरस्ती हासिल है इन लोगों को? जी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन कुछ अपने आप से कहते हैं ना कि हम यहाँ के बड़े, हम जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। मुझे इन्होंने बड़ी ऑफर की, 25 लाख की ऑफर की। अच्छा। कुछ लोगों ने मुझे 10 लाख की ऑफर की। अच्छा। कि आप जो है ना ये छोड़े, सामान को भी छोड़े, मुलजिम भी छोड़े और जो है ना डील करते हैं। मैंने उनकी डील को ठुकरा दिया। उन्होंने मुझे धमकियां भी दी आमने सामने। और ये सारी बातें आपने आला अफसरान तक पहुंचाई कि आपको डील की पेशकश, धमकियां, ये सारी चीजें की जा रही हैं, ये आपने पहुंचाई? जी बिल्कुल। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की इनके खिलाफ, जो भी लोग हैं? अभी तक कुछ हुआ है? अभी तक तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जाहिर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले हमारी इंक्वायरी पहले होनी चाहिए ताकि क्लियर हो ये कि भाई हम लोग कहाँ तक हमारा कसूर है। अगर हम कसूरवार हैं इस चीज में कि 3 मन 13 किलो चर्च कुछ कम तादाद नहीं है। आज से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे ख्याल से पूरे डिवीजन में भी नहीं हुई है जो मैंने की अपनी टीम के साथ। मैं सलूट करती हूँ अपनी टीम को भी। और SP साहब का भी, हमारे जो बाला अफसरान है उन्होंने हमें शाबाशी दी है, खुश है। DIG साहब भी खुश है, SP भी खुश है। लेकिन जाहिर है कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं कि लोग उनको, अल्लाह करे कि ये मसले मसाइल ना हो। आप एक फर्स्ट शनास ऑफिसर हैं, ये नहीं होना चाहिए था और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचे और आपके साथ इंसाफ हो। SHO खुशबख्श शबाना साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपकी ज़बरदस्त पुलिस डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं बुरा भला, यहाँ पे फर्स्ट शनास लोग भी हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, तो अगर इनके साथ ज्यादती होती है तो हमें इस चीज़ को भी, इस पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कोरोना की बात करेंगे, आज भी बड़ा हलाकत खेज दिन रहा है। मैं रोज़ ये बात करती हूँ और अच्छा नहीं लगता, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह की बात करें, कोरोना के हवाले से आपको नेगेटिव खबरें दें, लेकिन क्या करें, सूरत हाल ख़राब हो रही है। तीसरी लहर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। एक एक दिन में हम देख रहे हैं कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 10.6 तक पहुँच गई है।
एहतियात करने के साथ साथ हमें ज़ाहिर वैक्सीन की ज़रूरत है। 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को वैक्सीन उस तरह से पहुंच नहीं पा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 70 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी कोरोना वैक्सीन की रवामा। मैम, पहले मैं 25 लाख इमदादी वैक्सीन पहुंची, जिस पर भी कई लोगों को शिकायत ये मौसूल हुई, ये वैक्सीन उस तरह नहीं लग रही, बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ये वैक्सीन का जो प्रोसेस है ये कब तेज होगा और कितनी वैक्सीन हमारे पास अभी मौजूद है और कितनी आने वाली है? देखें जी, शुरू में तो तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब हमें एज अ गिफ्ट मिली थी, जो हमने अपने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60 प्लस के सिटीजन्स की जिसके साथ वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। अब हमने तकरीबन 10 लाख साइनोफार्म की डोजेस परचेज कर ली है और 60,000 कैंसिनो बायो की, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, और ये वैक्सीन पाकिस्तान पिछले हफ्ते पहुंच गई हैं। आने वाले इस महीने में, अप्रैल के महीने में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हुआ है कि 70 लाख डोजेस, इसमें से 40 लाख डोजेस साइनोफार्म की आ रही हैं और 30 लाख डोजेस जो है वो कैंसिनो बायो की हैं, और वो है कि उसका हमें बल्क पैकिंग मिल रही है, कॉन्सेंट्रेट मिल रहा है। वो 30 लाख डोजेस पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, उनको डाइल्यूट करके उनकी इंडिविजुअल पैकिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्विक हो जाएगा वैक्सीन का, क्योंकि 30 लाख डोजेस बाहर से आने के बजाय अगर वो यहाँ बनेंगी तो वो जल्दी प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल जो स्लो है, वो इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन इस वक्त नहीं है, वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। अच्छा। एक तो रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत स्लो है, क्योंकि अभी तक तकरीबन 20 लाख लोगों ने सिर्फ रजिस्टर करवाया है अपने आप को। अच्छा। तो वो हमारी दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और रजिस्टर करवाएं, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी हमने देखा है कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आते। शुरू में तो बिल्कुल ही टर्न आउट जो था वो 30 से 40% था, जो उस दिन के स्केड्यूल्ड पेशेंट्स होते थे वो 30 से 40% तक लोग आते थे। अब जरा बेहतर हुआ है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस वैक्सीन पे बनना शुरू हुआ है। जैसे जैसे लोगों को लग रही है, लोगों की तसल्ली हो रही है, लोग उसके ऊपर जो हेजिटेंसी थी वो कम होती जा रही है। तो अब ये है कि हमारे पास तकरीबन 80% तक टर्न आउट जो है वो होना शुरू हो गया है, और अब लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, आपके पास कोई फिगर्स हैं कितने लोगों को ये वैक्सीन अब तक लग चुकी है? जी, कि आपके पास कोई फिगर्स हैं कितने अफराद को, कितने परसेंट अफराद को वैक्सीन अब तक लग चुकी है? देखिए, अभी तक हमारे तकरीबन 11 लाख के करीब लोग जो हैं, जिनमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लग गई हुई है। पहले मैं जिस तरह बता रही थी कि 1000-1500 वैक्सीन दिन की लग रही थी, अब हम लोग तकरीबन दिन में 78,000 तक जो है लोग जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का अगर हम फिगर देखें। और इस फिगर को इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 2 लाख का टारगेट अचीव करें कि दिन में 2 लाख वैक्सीन जो हैं वो लोगों को लगे। तो इसके लिए हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, और अब जिस तरह 50 प्लस की रजिस्ट्रेशन खुल गई है, जैसे ही वो लोग रजिस्टर होंगे तो उसके बाद फिर 40 प्लस की खुलेगी। मगर मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि अभी तक सिर्फ 20 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो लोग भी तो रजिस्टर करवाएंगे तो वैक्सीनेशन का अमल ज्यादा होगा, तेज होगा, इसलिए लोगों को सामने आना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मामला है, एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारी लोगों से इंटरेक्शन रहती है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सी वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। वो वैक्सीन जो कि साइनोफार्म की है या कैसिनो बायो जिसके आपने नाम लिया, और एक और वैक्सीन जो एक ज़ाहिर निजी कंपनी ने दरामद की है, रूसी वैक्सीन, जो जिस पर एक कीमत मुतय्यन हुई है, कई हॉस्पिटल्स में, निजी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। एक तो लोगों का ये भाम है कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। दूसरे लोगों का एतराज़ ये है कि हम पैसे दे के वैक्सीन क्यों लगवाएं, अगर वो वैक्सीन दरामद भी की जा रही है तो हुकूमत वो खरीदे और वो भी वैक्सीन में मुफ्त लगाई जाए। उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो ठीक है। पाकिस्तान में 4 वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है ड्रैप की तरफ से इमरजेंसी यूज के लिए, और उसमें ये कैंसिनो बायो भी है, उसके अंदर ये स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन जो है वो है, साइनोफार्म है और एस्ट्राजेनेका है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर इंश्योर किया था कि हम वैक्सीन की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैक्सीन जो बेहतरीन वैक्सीन दुनिया में बन रही हैं उन्हीं का अप्रूवल मिला है, इसलिए ये तमाम वैक्सीन जो है सेफ हैं और एक जैसी हैं। मगर जो आप बात कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर की, उसमें यह कि प्राइवेट सेक्टर तो बहुत थोड़ी सी वैक्सीन मंगवा सकता है,
कितनी मंगवा लेगा? पहली डोज उनकी 50,000 की आई है और मंगवा लेंगे 50,000, 2 लाख तक मंगवा लेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त जो डील्स कर रही है वो मिलियंस ऑफ वैक्सीन की कर रही है और ये प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी बारी से पहले लगवाना चाहते हैं। अच्छा, देखिए एज वाइज तो बारी आ जाएगी, पर अगर कोई 20-25 साल का बंदा लगवाना चाहता है और उसके पास पैसे हैं और वो 2 महीने इंतजार नहीं करना चाहता तो वो लगवा ले। कोई 40 साल का 50 साल का इंसान लगवाना चाहता है जिसके पास पैसे हैं, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर लगवाएं। मगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमारा प्लान तैयार है। जो हमने 70% अपनी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन को कवर करना है, उसके लिए हमने पूरी पाइपलाइन में सारी हैं। अभी जैसे मैंने बताया अप्रैल वाली वैक्सीन का मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मई में, जून में, जुलाई में, इन तमाम महीनों में कंसाइनमेंट्स आती जाएंगी और ये लगती जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हर शहरी के लिए वैक्सीन मंगवा रही है। टाइम थोड़ा सा जरूर लग रहा है मगर हर आने वाले दिन के साथ ये प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम बात, ये तीसरी वेव जो है कोरोना की, इसने बच्चों को मुतासिर किया। बरतानिया में जो बच्चों पर ट्रायल हो रहे थे वैक्सीन के हवाले से वो रोक दिए गए ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं खास से बच्चे इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, इस तीसरी लहर से मुतासिर हुए हैं। ज़ाहिर बच्चों को तो अभी वैक्सीन नहीं लग रही, आगे जाके हुकूमत क्या सोच रही है कि यहाँ पर भी ट्रायल होंगे बच्चों के हवाले से वैक्सीन लगाने के? देखिए इस वक्त दुनिया में 13 डिफरेंट वैक्सीन यूज हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में। कहीं पर भी ये जो वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुई हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, ये 13 वैक्सीन कहीं पर भी इन पे बच्चों के ऊपर जो है वो ट्रायल्स नहीं हुए थे, इसलिए इनका अप्रूवल जो है वो अभी नहीं मिल रहा हमें। मगर WHO वगैरह ने कुछ मुख्तलिफ वैक्सीन की ट्रायल्स जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। मगर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे इस वेव में नहीं, पिछली वेव में भी इफेक्ट हुए थे और टोटल केसेस का रेशियो 3% पिछली वेव में भी था और इस वेव में भी 3% ही है बच्चों के इन्फेक्टिविटी का रेशियो। हमें ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस दफा लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो जितनी परसेंटेज ज्यादा लोगों की होगी जाहिर है उसी हिसाब से बच्चों की भी परसेंटेज बढ़ जाएगी। मगर इसमें एक अच्छी बात यह है कि बच्चे जो हैं उनमें कंपैरेटिवली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये हमारी बॉडी में जाके जिन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है वो आमतौर पे वो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ कनेक्टेड होते हैं। चूंकि बच्चों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होता इसलिए उनको ये वाला वायरस जो है वो इतना अटैक नहीं कर सकता। तो ये बॉडी की केमिस्ट्री है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, मगर बच्चे कंपैरेटिवली जो हैं वो कम माइल्डर सिम्टम्स के साथ और जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम बात, अब वैक्सीन की बात तो हो गई आपसे डिटेल, लेकिन ये अब ज़ाहिर सिंध हुकूमत ही मुतालबा कर रही है, इसने NCOC को मुतालबा भिजवाया भी, वफाकी हुकूमत से बात भी करी कि ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया जाए। ज़ाहिर पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं, वो सिंध में ना हो, सूरत हाल यहाँ ख़राब ना हो, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। आपके ख्याल में क्या इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए बंद होनी चाहिए? देखिए जी, इसका डिसीजन तो मैं समझती हूँ NCOC जो है वो तमाम डेटा और फिगर्स देख के, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट सारी सिचुएशन होती है, एरिया वाइज भी होती है कि किस एरिया में कौन से केसेस हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा है, कम है। तो इसका डिसीजन तो NCOC जो है वो उन तमाम डेटा की रोशनी में करती है। मगर बहरहाल लोगों को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और सफ़र से अगर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो उससे गुरेज करें। पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो SOPs इशू किए गए हैं कि वो 50% लोगों के साथ सफ़र की इजाज़त दी जाए और जिस तरह मास्क पहन के वो लोग करें और गाड़ियों के शीशे खुले हुए हों, तो उनके साथ ये पॉसिबल है कि ट्रांसपोर्ट को जारी रखा जा सके। डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं कि ये ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, उन पर चेक एंड बैलेंस करना भी पॉसिबल नहीं है कि एक एक बस को, एक एक ट्रांसपोर्ट को रुक के चेक किया जाए कि वहाँ SOPs फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। आप एक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, क्या आप क्या समझती हैं, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्या बंद होना चाहिए? क्या यही वक्त का तकाजा है कि फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को? जी देखिए, लिमिट तो जरूर होनी चाहिए, मगर बाज दफा ऐसी इमरजेंसीज होती हैं, गरीबों के फैमिलीज हैं, वो उनके पास ये बसेस के अलावा कोई और चारा नहीं होता, और बाद किसी की अम्मी बीमार है, किसी के वालिद बीमार हैं, किसी के बच्चे की कोई इमरजेंसी है, तो टोटल बंद करना तो मेरा ख्याल है जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मगर इसको बहुत ज्यादा लिमिट होना चाहिए और बगैर जरूरत के या बगैर इमरजेंसी के इसके लोगों को ट्रेवल की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ आप क्या ये समझती हैं कि अभी जो सूरत हाल कोरोना की है, आगे जाके कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं?
देखिए, ये असद उमर साहब ने बार बार इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो इक़दामात मज़ीद सख्त किए जा सकते हैं, और अगर लोगों ने SOPs पे अमल दरामद ना किया और इसी तरह वबा का फैलाव जारी रहा जिस रेशियो पे ये बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में जितने लोग मौजूद हैं वो पहली वेव को वो फिगर जो है वो सरपास कर चुका है। पहली वेव में जितनी हॉस्पिटल एडमिशन्स थी इस वक्त उनसे ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुकी हुई हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर ये ना सिलसिला रुका तो सख्त इक़दामात जो हैं वो करने पड़ेंगे और हुकूमत करेगी भी। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लियामेंट्री बराए वजारत सेहत हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर भी हैं कोरोना टास्क फोर्स की, और उनका यही कहना था कि हमें एहतियात करनी होगी क्योंकि फिगर्स बढ़ चुके हैं, जगह कम पड़ चुकी है, बेड्स नहीं है अस्पतालों में, वायरस बढ़ रहा है। वैक्सीन तो मौजूद है लेकिन ज़ाहिर है ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों के लिए हुकूमत ने वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है बराए करम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और इस वैक्सीन को लगाकर ही आप इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। तो वैक्सीन के लिए अपने बुजुर्गों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको कन्विंस करें कि वैक्सीन उनको ज़रूर लगे, और वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एहतियात भी करना बेहद ज़रूरी है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।